छोटे से अंतराल इसमें हम सवाल क्रमांक आपका जो 8 है उसमें आपको बताऊंगा कि बेचे गए माल की लागत कैसे निकाली जाती है और सकल लाभ की गणना कैसे की जाती है। सकल लाभ की गणना करने के लिए बच्चों हमें जो है आप जानते हैं कि व्यापार खाता तैयार किया जाए बात करूंगा। देखिए फिर से सवाल क्रमांक 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 554 पर है। ये थोड़ी सी अलग तरह की बात आ गई आपकी। पिछले वीडियो में मैंने आपको व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना ये आपको बता दिया है कि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा कैसे बनता है। अब मैं अगले वीडियो में अगले टर्न पर आपको एक ऐसा सवाल हल करके बताऊंगा जहां आपका व्यापार खाता भी बने, लाभ हानि खाता भी बने, बट परीक्षा में ये ध्यान रखना है कि इतना बड़ा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता है, इसमें तीनों खाते एक साथ में आपको इसके लिए तैयार रहना होगा कि एक साथ सारी मदद दी हो तो उन सारी मदों से हम कैसे व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करते हैं। चलिए तो 8वें सवाल में हमें दो चीजें ज्ञात करना है बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने के लिए। बेचे गए माल की लागत कैसे ज्ञात की जाती है और सकल लाभ। तो मैंने पहले बी पार्ट्स आपको हल करके दिया। सकल लाभ ज्ञात करने के लिए आपको बच्चों व्यापार खाता बनाना होता है। व्यापार खाता तैयार करके हम सकल लाभ किसे कहते हैं, व्यापार खाता। और यहाँ तारीख आप कोई भी ले लें, 31 मार्च 2021 को। तो पहले मैं आपको सकल लाभ बता रहा हूँ, सकल लाभ कैसे ज्ञात करते हैं। फिर आपको ये बताया जाएगा कि कैसे बेचे गए माल की लागत। ये खाता है, ये ध्यान रखना है। अभी मैंने चिट्ठा बनाया था, चिट्ठे में डेबिट क्रेडिट पक्ष नहीं होता, ध्यान रखना बच्चों। चिट्ठी में तो आपका दायित्व और संपत्ति पक्ष होती है, उसमें टू बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टू क्या होता है, बाय क्या होता है। ये विवरण है और ये रकम है, ये विवरण है और ये रकम है। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले बच्चों क्या दिया है, प्रारंभिक स्टॉक दिया है आपका। प्रारंभिक रहतिया इसको बोलते हैं। जब हम व्यापार आरंभ करते हैं तो पहली तारीख को हमारे पास यदि होता है। फिर यहाँ देखते हैं बच्चों आपका क्या दिया है, क्रय दिया है। अब क्रय देखिए, ये क्रय आपका जो है उधार है और एक क्रय आपका नगद है। दो तरह का क्रय है। यदि एक तो तरीका ये होता है कि आप मौखिक तौर पर इसको जोड़ लें और सीधा लिखें, और लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। उधार क्रय आपका जो है बच्चों 75,000 रुपये है प्रश्न के हिसाब से, और नगद क्रय जो है 30,000 का है। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 1,05,000 ऐसे। ये सवाल थोड़ा सा पिछले सवालों से भिन्न। क्रय दो तरह का होता है, एक नगद एक उधार। तो आप चाहे तो रुपये लिख दें, कोई नियम नहीं है कि व्यापार खाते में आप क्रय को अलग अलग दर्शाएं, इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि क्रय खाता की बतौर आपको जानकारी घटाएंगे तो आपका एक। अब इधर आ जाइए, दिया है विक्रय हमेशा दो तरह का हो सकता है। हमारा 1,20,000 का है और नगद कितना है, इसको भी बच्चों आप साथ एक साथ लिख सकते 40,000। टोटल जो हो गया आपका 1,60,000 रुपये, 1,60,000। और जैसे कि आप जानते हैं विक्रय में से विक्रय वापसी आपकी माइनस हो जाती है। तो विक्रय वापसी आपकी 5,000 रुपये दी है, तो घटा दीजिए तो ये 1,55,000। अब आप चाहें तो इसको विक्रय को सीधा 1,60,000, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि इसको अलग अलग दर्शाए। पर प्रश्न में थोड़ा सा आपका ज्ञान बढ़ाने के हिसाब से उन्होंने क्रय और विक्रय को दो तरह से आपको दे दिया है कि दो तरह के क्रय होते हैं, दो तरह के विक्रय होते हैं, तो आपको जानकारी इसकी मिल जाती है। चलिए अब और क्या दिया है इधर,
मजदूरी प्रत्यक्ष व्यय होता है, ये प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। मजदूरी, वेतन नहीं है, ये ध्यान रखना है, वेतन असंबद्ध मद है। वेतन जो है हमारे जो है लाभ हानि खाते की मद होती है, लाभ हानि खाते में इसको लिखा जाता है। तो यहाँ कई बार ऐसा होता है, आपका परीक्षण करने के लिए, जांचने के लिए ऐसी मदें भी लिख देते हैं जिनका संबंध इनसे नहीं होता है। तो वेतन अप्रत्यक्ष व्यय है, ये लाभ हानि खाते में जाएगा, अर्थात इसको नहीं लिखना है। अब देखिए, प्रारंभिक रहतिया हो गया आपका 2,500, क्रय हो गया आपका 1,05,000, विक्रय हो गया 1,60,000, मजदूरी, वेतन नहीं लिखना है, अंतिम रहतिया यहाँ आएगा आपको, अंतिम रहतिया आपको लिखना है। अंतिम रहतिया आपका जो है, अभी मैंने जैसे चिट्ठी में आपको बताया था कि अंतिम रहतिया यहाँ व्यापार खाते में आता है और चिट्ठी में संपत्ति पक्ष में इसको लिखा जाता है। अंतिम रहतिया आता है, ध्यान रखना, 3,000। क्रय में से क्रय वापसी, विक्रय में से विक्रय वापसी। अब देखते हैं कि अपन इसके दोनों पक्षों का जोड़ लगाते हैं। क्रेडिट साइड का जोड़ जो बच्चों आ रहा है 1,58,000 रुपये आ रहा है, और 1,58,000 में हम डेबिट पक्ष का जोड़ घटाएंगे। डेबिट पक्ष का जोड़ जो आ रहा है 1,14 और 2, 1,16,500 आ रहा है। 0 0 10 में से 5 गए तो 5, और ये आपका 7 में से 6 गया तो 1, और ये 4। तो ये सकल लाभ आपके आ गया 41,500 रुपया। सकल लाभ कितना आएगा आपका 41। सकल लाभ, इसको नीले करके लिख लेते हैं बच्चों, 41,500 रुपया। जोड़ लगा देते हैं, दोनों पक्षों का जोड़। ये आपका व्यापार खाता बन गया। 1,58,000 इधर का जोड़ हो गया और 1,58,000 इधर का जोड़। अब इस प्रश्न के हिसाब से आपसे ये पूछा जाता है सकल लाभ की गणना। अब सकल लाभ के आधार पर हम बेचे गए माल की लागत कैसे निकालते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। दो तरीके से, दो सूत्रों का इस्तेमाल होता है। एक तो बेचे गए माल की लागत निकालने के लिए बच्चों हम विक्रय में से शुद्ध विक्रय, शुद्ध विक्रय कहलाएगा, ये कुल विक्रय है, कुल विक्रय में से वापसी घटाने के बाद जो राशि आती है शुद्ध विक्रय। तो लाभ हानि खाते, व्यापार खाते में शुद्ध विक्रय, शुद्ध क्रय लिखा जाता है। तो यहाँ बेचे गए माल की लागत निकालने का एक तरीका, एक तो सिंपल तरीका यह है कि हम विक्रय में से सकल लाभ घटा दें। तो सकल लाभ घटाने के बाद जो राशि हमारे पास आएगी वो बेचे गए माल की लागत होती है। एक तरीका ये होता है। अर्थात हमें दो चीजें चाहिए, एक शुद्ध विक्रय चाहिए और एक सकल लाभ चाहिए, तो हम आसानी से बेचे गए माल की लागत निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला तो हमारा ये होता है, इसको देखें आप, दोनों फार्मूले बता सकता हूं राशि के हिसाब से। बेचे गए माल की लागत बराबर शुद्ध विक्रय होगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। शुद्ध विक्रय माइनस सकल लाभ होता है। यहाँ शुद्ध विक्रय हमारा जो दिया है 1,55,000 रुपये दिया है, और सकल लाभ जो दिया है 41,500 दिया है। इसको आप घटा दीजिए, घटाकर आप लिखेंगे 1,55,000 में से 41,500 घटाएंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 4, 10 में से 5 गए, 4 में से 1 गया तो 3, और ये 1,13,500 ये आ गया, 1,13,500। तो एक तो बेचे गए माल की लागत निकालने के लिए ये सूत्र होता है। बेचे गए माल की लागत से मतलब शुद्ध विक्रय में से सकल लाभ घटा दीजिए तो बेचे गए माल की लागत आ जाती है। तो प्रश्न के हिसाब से आपके दोनों आंसर। एक बेचे गए माल की लागत निकालने का दूसरा तरीका भी होता है, वो कौन सा तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आप यहाँ बोर्ड पर देखिए, ये 1,13,000 कैसे आ सकता है। देखो, साधारण भाषा में हम इसको, साधारण भाषा में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, उस उदाहरण से आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि बेचे गए माल की लागत हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आप संख्या के रूप में, नग के, नोच के रूप में बोल रहा हूँ कि आपके पास मान लीजिए 50 चीजें थी पहले से, और 100 और आपने खरीदी।
तो आपके पास कितनी हो गई? 150 हो गई। तो इसको प्रारंभिक स्टॉक बोल दीजिए, इसको क्रय बोल दीजिए। और इसमें से बच्चों हमने 120 बेच दी, 120 बेच दी, तो आपके पास कितनी बची? 30 बची। ये अंतिम हो गई। ये इसको विक्रय पढ़ो और ये अंतिम पढ़ो। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो बेची गई नग कितने हुए? आपके पास 150 नग थे, 150 में से आपने 120 बेच दिए। ये वाली राशि आपको निकालनी है। संख्या कैसे निकालना है? तो अब आपके पास मान लीजिए ये राशि है और ये राशि है, तो ये कैसे निकालोगे आप? इसको सीख लीजिए आप। अभी मैंने क्या किया है, पहले हमारे पास 50 वस्तुएं थी, 100 और खरीद ली, ये ओपनिंग स्टॉक, ये पड़ती 150 हो गया, और इसमें से 120 बेच दी, तो हमारे पास 30 बची, ये अंतिम शेष कहलाएगा। अब मैं प्रश्न में आपको ये दे रहा हूं कि आपके पास ये 150 है, ये संख्या दी है और ये दी है, और इससे आपको बेचे गए माल की लागत याद करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ हम देखें, ये वाली राशि यदि हम निकालना चाहें, विक्रय वाली राशि निकालना पाए, जो राशि बेची है वही तो वास्तव में बेचे गए माल की लागत होती है, यह नंबर के रूप में। 120 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप प्रारंभिक स्टॉक और क्रय को जोड़ेंगे और अंतिम स्टॉक को यदि माइनस करेंगे, तो ये 150 में से 30 घटाएंगे तो 120 से आएगा। तो जो यहाँ जिसको हम विक्रय के नाम से जान रहे हैं, और विक्रय की राशि वह राशि है जो हमने बेची है, और इसकी कॉस्ट क्या है इसमें। भाई विक्रय क्या होता है? विक्रय वास्तव में जैसे हम 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हैं और 125 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने 25 रुपए लाभ कमाए। ये 25 रुपए हमारा सकल लाभ हो, यहाँ ये दिखाई दे रहा है। तो शुद्ध विक्रय में हमेशा बच्चों सकल लाभ शामिल होता है। सकल लाभ यदि हम इसमें से माइनस कर दें, बेचे गए माल की लागत, यही बात यहाँ लागू होती है। तो हमें ये वाला फिगर ज्ञात करना है। तो आपके पास ये है और ये है और ये है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों को आप जोड़ेंगे और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इस प्रश्न में जाइए। इस प्रश्न में बेचे गए माल की लागत, मान लीजिए आपके सामने शुद्ध विक्रय और सकल लाभ ये नहीं है, ये राशि इनसे निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ आ जाइए आप। तो आपको क्या करना है? ये वाली राशि बेचे गए माल की लागत निकालना है। तो आपको इसको 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 प्लस करना है बच्चों, तीनों को प्लस करना है। प्रारंभिक स्टॉक, बेचे गए माल की लागत बराबर प्रारंभिक स्टॉक, शुद्ध क्रय, प्रत्यक्ष व्यय भी बच्चों बेचे गए माल का ही भाग होती है, ये आपको ध्यान रखना। इन तीनों को प्लस कर देंगे 1 2 3, और अंतिम रहतिया को आप घटा देंगे, तो आपका यही का यही आंसर आएगा। चलो इसको हल करके देख लेते हैं सूत्र के रूप में। एक सूत्र, तो ये सूत्र का इस्तेमाल बच्चों कब हो सकता है? जब शुद्ध विक्रय और सकल लाभ दिया, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं बेचे गए माल। मान लीजिए शुद्ध विक्रय नहीं है, सकल लाभ नहीं है, और आपके पास ये राशियां हैं, बट इन राशियों से हम शुद्ध लाभ और सकल विक्रय निकाल पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। तो आपको पहले सकल लाभ निकालना पड़ेगा, बट केवल आपको बेचे गए माल की लागत याद करना है, तो फिर आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं, तो सीधे भी आप निकाल सकते। तो क्या फार्मूला होगा? देखो, बेचे गए माल की लागत, इसको मैं ऊपर हल करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दोनों चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। दूसरा सूत्र लगा के बता रहा हूं मैं आपको। बेचे गए, ये हमेशा बच्चों याद रखना है, बहुत आगे काम में आएगा। बेचे गए माल की लागत बराबर, दूसरा सूत्र क्या होता है बच्चों? प्रारंभिक स्टॉक प्लस शुद्ध क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय, जितने भी होंगे वो इसमें ऐड कर देंगे आप, और माइनस अंतिम स्टॉक लिखेंगे आप। तो आपका क्या है? जो है बेचे गए माल की लागत। देखिए कैसे आएगा। अभी देखिए, मैंने अभी आपसे ये वाला फिगर ज्ञात करने को कह रहा हूं। ये वाला फिगर में आपके पास ये है और ये। तो अब इन दोनों को प्लस करें, इसको माइनस करें, तो यहाँ भी वही का वही हो। सूत्र याद करने का तरीका ये है। सूत्र इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ आप देख रहे हैं कि ये राशि ज्ञात करने के लिए मुझे इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। तो अभी प्रश्न में ये है और एक प्रत्यक्ष व्यय भी आ गया। प्रारंभिक स्टॉक आपका कितना है? 2,500। शुद्ध क्रय आपका 1,04,000, और ये प्रत्यक्ष व्यय आपके 10,000 है, और अंतिम रहती है जो आपका 3,000 है। चलो इसको जोड़ लेते हैं, 1,04,000।
तो ये हो गया 1,16,500 माइनस 3,000, घटाएंगे तो देखिए 1,13,500 आ गया। यहाँ भी यही आंसर है। तो बेचे गए बाल की लागत निकालने के दो तरीके हैं बच्चों में। एक, यदि हमारे सामने प्रश्न में ये देखना पड़ेगा हमारे सामने फिगर कौन सी दी है। यदि शुद्ध विक्रय और सकल लाभ दिया है तो ऐसे निकाल सकते, और ये नहीं दिया है तो फिर आप पहले बच्चों व्यापार खाता बनाओ, सकल लाभ निकालो, शुद्ध विक्रय। ये भी तरीका हो गया, व्यापार खाता ही बन गया। और आप ये नहीं बनाना चाहते, सीधे ही ज्ञात करना चाहते हैं, तो आपको प्रारंभिक स्टॉक हमेशा शुद्ध क्रय प्रत्यक्ष व्यय को प्लस करना है और अंतिम स्टॉक को घटा देना है, तो आपकी बेचे गए माल की। तो एक अलग तरह का प्रश्न आपके सामने था, मैंने आपको इसमें समय होने के कारण बता दिया है। आज का समय समाप्त हो रहा है। उसके लिए अगले प्रश्नों को लेकर के हम विविध तरह के अगले सवाल में मैं आपको संचालन लाभ के विषय में बताऊंगा, संचालन लाभ क्या होता है। फिर बच्चों हम अभी जो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता जो मैंने आपको शिक्षा जो बताया है वो विदाउट समायोजन थे, इसमें समायोजन नहीं थे। समायोजन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।